दोस्तों कैसी रही आपकी होली? वेरी गुड मॉर्निंग सबको, एकदम वार्म एंड स्ट्रॉन्ग गुड मॉर्निंग सबको। अरे वाह, जोरदार शानदार, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए जी। हाँ, लाजवाब, सभी लग रहा है कि पूरा गर्दा उड़ा के आए हैं, एकदम धमा चौकड़ी मची है, जबरदस्त। अरे त्योहार भी ऐसा ही है, जबरदस्त मस्ती का, उल्लास का, खूब खेलने का, रंगों का त्योहार है। सच में होली ही तो त्योहार है जिसमें अनेक रंग मिल जाते हैं। देश भी ऐसा है, कहा जाता है कि मोहब्बत धर्म हो जाए, वफा ईमान हो जाए। मोहब्बत धर्म हो जाए, वफा ईमान हो जाए। अरे दिल इतना फैला दो कि हिंदुस्तान हो जाए। समझ गए होंगे आप लोग। बस यही है, इसी के साथ ये जोरदार सेशन जो रेलवे प्रीमियर लीग का ये जो मैच नंबर 5 साइंस के लिए जो 30 क्वेश्चन के साथ आज की सीरीज में मैं आपका एडुकेटर अभिषेक लेके आया हूं। आइए लेके चलते। आपने बहुत ही डिमांड की थी कि सर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और बढ़ा दीजिए, तो इस सेशन में क्वेश्चन का लेवल और बढ़ा हुआ है। केमिस्ट्री के लिए भी न्यूमेरिकल हमने लेके आए हैं। आइए एक बार जोरदार जूझते हुए, लड़ते हुए, आइए कुछ इतिहास रचते हैं, कुछ बेहतर लिखते हैं। जैसा स्नेह आपको आपका मिल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही ये जो आपका ही चैनल जो एमडी क्लासेज है, इसको इतना अपरंपार स्नेह मिलेगा कि जल्दी ही ये देश में कुछ अच्छा, कुछ बड़ा कर जाएगा। आइए तो आज के सेशन को शुरू करते। बल्ला थाम लीजिए, स्टंप विकेट लग चुका है, मैं एज अंपायर की भूमिका में आ चुका हूं। देखते हैं कि स्पिन गेंद पे, फास्ट गेंद पे, बाउंसर पे कैसी बैटिंग करते हैं आज आप लोग। एक बार जोरदार शानदार एक आज के मैच के लिए आपका मोस्ट वेलकम करने के साथ साथ आज का मैच मैं शुरुआत कराता हूं। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके चलता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी का है, बहुत ही मीडियम दर्जे का क्वेश्चन है। जो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो बता देगा क्या है। क्वेश्चन ये है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू अ सीड, स्टिग्मा, ओवरीज, ओव्यूल और कार्प। हाँ, बताइए इसमें कौन ऐसा है जो ओव्यूल के रूप में क्या होता है, परिवर्तित होता है, निषेचन के बाद बीज में विकसित हो जाता है। याद रखिएगा, पौधों में द्विनिषेचन पाया जाता है। पौधों में द्विनिषेचन की घटना होती है। और इसमें है निषेचन के पश्चात आपका आंसर। भैया इतना जोरदार आंसर आ रहे हैं, वाह, वेरी गुड, लाजवाब भैया, सबने 6 मार दिया है। और इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है बीजांड। आप जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी में जो ये आपका ओव्यूल होता है, इसी में डबल फर्टिलाइजेशन के बाद यही किस में कन्वर्ट हो जाता है, यही जो है आपका सीड में चला जाता है। तो चलिए, वेरी गुड। आइए आगे लेके चलते हैं आपको। प्रजनन की निम्नलिखित विधियों में से किसका उपयोग एक कोशिकीय जीवों के द्वारा किया जाता है? किसका उपयोग एक कोशिकीय जीवों के द्वारा किया जाता है? विखंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन और खंडन। मुकुलन के लिए बडिंग वर्ड यूज किया जाता है, बडिंग। पुनरुद्भवन के लिए कहा जाता है रीजनरेशन। और विखंडन और खंडन, फ्रेगमेंटेशन खंडन के लिए यूज होता है। फ्रेगमेंटेशन यूज होता है। ये जो वर्ड है, थोड़े से गूगल ट्रांसलेटर का ये कमाल था। आइए लेके चलते हैं। प्रजनन की, बहुत बढ़िया, लाजवाब भैया, ऐसे ही जबरदस्त भैया, एकदम क्लियर। क्या होगा? रीजनरेशन। आप देखिए, एक आंसर आप देख रहे होंगे रीजनरेशन का क्या मतलब होता है? तो रीजनरेशन का मतलब होता है, कोई जैसे अमीबा है, छोटा सा टूट जाए हिस्सा, हाइड्रा है, छोटा सा हिस्सा टूट जाए तो उससे एक नया हाइड्रा बन जाए, उसी को हम कहते हैं पुनरुद्भवन। मुकुलन क्या है? जैसे हाइड्रा में ही आप क्या देखे होंगे, हाइड्रा में ही क्या होता है, यहीं पे एक छोटा सा बड निकलता है और यही एक नए हाइड्रा में परिवर्तित हो जाए, इसी को बडिंग कहते हैं। खंडन यानी टूट के, फ्रेगमेंट के तौर पे, तो विखंडन। देखिएगा, इसमें विखंडन जो है, फिजन जो है, ये मोस्ट फेवरेबल है, बहुत आसानी से एक कोशिकीय जीवों के द्वारा कर लिया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा विखंडन की तरफ आप जाएंगे जब भी इस तरह की चीजें मिले। थोड़ा सा ध्यान से,
तने के जरिए फैलता है, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफिल्म जो होता है, हाँ ब्रायोफिल्म लिखा तो है यहाँ पे, गुलाब ब्रायोफाइला लिखा है, ब्रायोफाइटा होना चाहिए था। और इमली, इसमें आप सबको पता है भैया, जिसने अपने घर के गमले में फूल लगाए होंगे उस सबको पता है इसका सही जवाब। अरे एकदम भैया सही, एकदम सही किए हो, एकदम। ये आसान क्वेश्चन था, 2-4 स्पिन बॉल देख लिए कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका हाई हो। अगला क्वेश्चन चलो, ये बताओ, एक पौधे इनमें से क्या एक चीज बीज में परिवर्तित हो जाता है? ये क्वेश्चन तो अभी देखा गया था, थोड़ा सा परिवर्तित क्वेश्चन है उससे जुड़ा हुआ। बताइए इसमें क्या सही होगा? बीजांड एकदम बिल्कुल सही, सबने सही जवाब दिया है जी जी। ये क्वेश्चन लेके चलिए। ये एंटीबायोटिक, आप जानते हैं एंटीबायोटिक वे पदार्थ होते हैं, एंटीबायोटिक वे पदार्थ होते हैं जो बैक्टीरिया को मारते हैं, बैक्टीरिया से ही प्राप्त होते हैं, बैक्टीरिया को मारते हैं, कवक से प्राप्त होते हैं, बैक्टीरिया को मारते हैं। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारते हैं, बैक्टीरिया को मारने वाला पदार्थ। क्या होगा इसमें से? सही बात है, पेनिसिलिन नोटेटम, आपको पूरा नाम याद रखना है उस कवक का। पेनिसिलियन नोटेटम जो है, इसी से आपका पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक पाया जाता है। पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक इसी पेनिसिलिन नोटेटम से पाया जाता है जी, बिल्कुल सही। एक क्वेश्चन और, इसमें से कौन एक पादप का उत्पाद नहीं है? देखिए प्लांट का उत्पाद जूट है, रबर है, सागौन है, शहद है, कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है? जूट, भैया जूट तो पादप उत्पाद है ही, रबर है ही, केरल आप जानते ही हैं, सागौन है ही, एकदम सही भैया, बिल्कुल सही। शहद, ऐसे ही आसानी से क्वेश्चन करेंगे। चलिए थोड़ा सा लेवल अब आ गया, आपको कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के करा ही दे, एक क्वेश्चन आपको हम करा ही दें बीच में, या रुक जाइए, एक 1 बाय 1 ही चलते हैं, ठीक ना? 1 बाय 1 शुरुआत में कुछ आसान क्वेश्चन लग गए हैं, इसके बाद से आपके यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किससे ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है? अल्पाका है, अल्बामा है, अपाचे है, अलुवियल है। इसमें आपको ये ध्यान देना है अल्पाका के बारे में, ऑस्ट्रेलिया में पाले जाते हैं, यामा के जैसे जीव हैं, यामा के जैसे जंतु है, यामा यानी ऊंट के जैसे समझेंगे। और ऑस्ट्रेलिया सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाला देश है, सर्वाधिक ऊन उत्पादन का देश है, सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाला देश है ऑस्ट्रेलिया, जो है सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाला देश है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही तोड़ते रहिए एकदम। अगले क्वेश्चन पे थोड़ा मार के दिखाओ छक्का। सबसे अधिक फाइबर किसमें है? बताओ सबसे अधिक फाइबर किसमें है, देख के बताओ कि सबसे अधिक फाइबर, सबसे ज्यादा फाइबर आइसक्रीम में है, सफेद ब्रेड में है, सेब में है कि सेवैया में है? आप जानते हैं फाइबर्स जो पेट के लिए ज्यादा फायदेमंद होते हैं, इसमें से किस में है? आइसक्रीम, सफेद। एक बार देख के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सॉरी, इसका क्वेश्चन का सही आंसर सेब है। सही जवाब इसका क्या है? सेब। आइए आगे, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बोला आपने। सामान्यतः किस पेड़ की टहनी का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है? अब इस क्वेश्चन में भैया अगर नहीं मिलेगा, देखो केला तो पेड़ है ही नहीं ना, केले के पेड़ जिसने केला देखा होगा, केले का पौधा देखा होगा, वो तो जानता है ना भैया, केले के पेड़ से तो लकड़ी निकलती नहीं है ना कि दातुन कर सकोगे, तो केला तो होगा नहीं। सागौन भैया बहुत मजबूत लकड़ी होती है, लेकिन इसकी भी टहनी का, आम का भी दातुन होता है, नीम का भी होता है, लेकिन यहाँ पे नीम चुनेंगे क्योंकि नीम के पास कौन सा गुण होता है? एंटीबैक्टीरियल गुण होता है, या एंटीपायरेटिक भी होता है। तो एंटीपायरेटिक और एंटीबैक्टीरियल गुण के कारण हम किसको चुनेंगे? नीम को चुनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। इस क्वेश्चन में यहां पे देखिएगा, इंडिकेटर की बात अगर करें, इसमें घ्राण सूचक इंडिकेटर की बात हुई है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की बात हुई है। घ्राण सूचक का मतलब होता है जो सूंघने से है। देखिए लाल पत्ता गोभी का रस फिनोफ्थलीन है, वनीला है, लिटमस पेपर है।
दो तरह के देखिए आपके क्या होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। एक होते हैं कलर इंडिकेटर, जो कलर के द्वारा बताएंगे कि अम्ल है कि क्षार। जैसे लिटमस पेपर है, ब्लू से रेड हो जाए तो एसिड है, और रेड से ब्लू हो जाए तो बेस है। ये भी कैसा है, तो ये रंग वाला है, ये भी रंग वाला, ये भी रंग वाला, ये भी रंग वाला। तो इसका सही आंसर, बिल्कुल सही जवाब दिया है कुछ लोगों ने वनीला। इसमें कुछ लोग फंस गए थे क्वेश्चन में। बिल्कुल भाई देख लो ध्यान से, इसका सही जवाब वनीला, जो स्मेल, महक, जिसके महक के हिसाब से जिसके बारे में हम बता सके वो वनीला है, बाकी तो रंग के हिसाब से बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या होगा आंसर जी, इस क्वेश्चन का आंसर देख के बताइए। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस एंटीबायोटिक की खोज की? क्या होगा इस चारों में से ऑप्शन? पेनिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। बिल्कुल सही भैया, एकदम सही आंसर का बाढ़ आ गया, वाह, पेनिसिलिन। चलो एकदम सही, पेनिसिलिन ही होगा। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर फेमस है? एडवर्ड जेनर टीका के लिए है, बिजली द्वारा प्राणदंड, डायलिसिस, ओपन हार्ट सर्जरी। भैया एडवर्ड जेनर किस चीज के लिए फेमस है? जैसे वैज्ञानिक खोज आप शुरू करते होंगे एकदम आपको पता होगा एडवर्ड जेनर किसके लिए फेमस है? टीका के लिए। बिल्कुल, ये क्वेश्चन थोड़ा ये क्वेश्चन देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। देखिए अम्ल और क्षार, आप जानते हैं जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? लवण बनाता है और साथ में जल बनाता है। लवण बनाता है और साथ में जल बनाता है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका मतलब हुआ कि यहां पे अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को कम कर रहे हैं, तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं हम लोग? न्यूट्रलाइजेशन, हाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, देखिए सोडियम सल्फेट NaSO4, एक रिएक्शन में मैंने ये पूरा रिएक्शन लिख के दिखाया है। बताइए में की अभिक्रिया किसका उदाहरण है? एकल विस्थापन, उष्माक्षेपी या द्विविस्थापन? देखिएगा इसमें पहले वाले पार्ट को आप जानते होंगे, इसको ये प्लस पार्ट होता है माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस के साथ जुड़ेगा और ये प्लस माइनस के साथ जुड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, Na2SO4, हाँ। और यहां पे साथ में क्या बन जाएगा? BaSO4, बेरियम सल्फेट। तो अगर एक चीज का विस्थापन होता तो उसको हम कहते एकल विस्थापन, यहाँ पे दो चीजों का विस्थापन हो रहा है तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट के तहत आएगा, द्विविस्थापन के तहत आएगा। एकदम एकदम बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भैया, लाजवाब, जोरदार सेशन हुआ है आज का। अरे वाह जबरदस्त, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई। ये आंसर देखो, ये क्वेश्चन बताओ क्या होगा? 2Mg + O2 कौन सी अभिक्रिया? द एबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या इसमें बदलाव हुआ? नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट की तो बात ही नहीं है, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है अपघटन, नहीं होगा। क्या हुआ है? कॉम्बिनेशन। इसमें ये कॉम्बिनेशन भी है और ये ऑक्सीडेशन भी है, ऑक्सीकरण भी है। ये क्या है? ऑक्सीकरण भी है, कंबसन भी है और ये संयोजन भी है, ठीक ना। चलिए इस रिएक्शन के बारे में बताइए। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड डाइमर है ये P4O10 प्लस H2O क्या देता है? H3PO4। समीकरण पर ध्यान दें, इस अभिक्रिया में जल की आवश्यक कण होंगे। कितने कण होंगे बताइए? बताइए, आपको पता होगा, पूरा रिएक्शन यहां पे लिखा हुआ है। ये देखिए रिएक्शन को मैं फिर से लिखता हूं। क्या होगा देखिए, पूरा रिएक्शन देखिएगा। P4O10 जब यहां पे H2O लिखे और यहां पे H3PO4 बनाए
तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें हम, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि फास्फोरस यहाँ पे 4 है, तो फास्फोरस 4 को बैलेंस करने के लिए आप 4 से मल्टीप्लाई किए, तो आप देखिए 12 हाइड्रोजन हो गए और 12 हाइड्रोजन हो गए और आपके ऑक्सीजन कितने हो गए 16, तो 16 ऑक्सीजन हो गए, 10 यहाँ पे है तो यहाँ पे कितने होंगे 6 और 12 यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब, लाजवाब। सभी लोगों ने आज एकदम पूरा कमाल, पूरा होली का रंग आज ही उतर रहा है। ये क्वेश्चन बताओ, दी गई अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अच्छा, इसमें अभिक्रिया गायब है। ओके चलो कोई बात नहीं, मैं एक अभिक्रिया दे देता हूं, बताइए। सिल्वर ब्रोमाइड HNu और आपका बन गया Ag+ और Br-। क्या होगा भाई इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा इस अभिक्रिया के लिए फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्या हो जाएगा? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अगर हम ये, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा जी। ये अभिक्रिया बताइए क्या होगा? ओजोन का आणविक द्रव्यमान बताइए, ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? ओजोन, सबसे पहले ओजोन का फार्मूला O3, ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड के साथ, और यहां पे आप देख रहे होंगे कि ऐसा स्ट्रक्चर बनता है ओजोन का। तो ये ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 से गुणा कर देंगे, 48 एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा इसमें। अरे वाह वाह, वेरी गुड, एकदम पूरा लाजवाब। आज आ जाने का मूड है क्या आप लोगों का? पूरा शानदार सेशन हुआ है भैया, एक बार थोड़ा झूम के शेयर कर दो यार। वाह, वेरी गुड। ये बताओ, ये क्वेश्चन थोड़ा देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान है। द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लीनियर होता है। अगर कभी कोई आपसे पूछे तो बता देना, ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, लीनियर होता है। कितने कार्बन है? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो 2 × 16 जोड़ दो भैया, यू में आएगा इसका 16 दूना 32 और 12 कितना हो जाएगा? 44। इसका सही आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल 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 भाई साहब, एकदम सही है। हाँ, एकदम कमाल करते रहते हैं आप लोग। हाँ, एक चलो ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन तो लगभग हो ही गया था। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अब करके दिखाओ। मैंने कहा था कुछ टफ क्वेश्चन लाए हैं, ये क्वेश्चन करो। सबको मैं समय दे देता हूं, 2 मिनट 1 मिनट का समय देता हूं, करो क्वेश्चन। क्या होगा आंसर बताओ। एक 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाया, बिलियन में मास प्रतिशत के जरिए मास का सांद्रण होगा। आप जानते हैं हर एक बिलियन में क्या होता है?
हर एक विलयन में आपको पता है विलेय प्लस विलायक होता है। ये विलेय है और ये क्या है, विलायक है। विलेय प्लस विलायक, अगर विलेय की बात करें तो इसमें 50 ग्राम विलेय है और 150 ग्राम विलायक है। दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 200 ग्राम। कितना हो जाएगा, 200 ग्राम। अब बात किया है तो बिलियन। अब देखो ये मास परसेंटेज बताने के लिए नीचे एक बात ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज W/W जो होता है, ऊपर बिलियन विलेय का द्रव्यमान और नीचे विलियन का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान और नीचे विलियन का द्रव्यमान। ऊपर वाला भी ग्राम में, नीचे वाला भी ग्राम में, और दोनों में 100 से गुणा कर देंगे। क्या होगा, नहीं एसी चलो। विलेय का द्रव्यमान और, हाँ ठीक, क्या होगा भाई, तो यहां पे बिलियन हो गया आपका 100, हाँ बिलियन हो गया आपका कितना, बिलियन हो गया आपका 200 और विलेय हो गया आपका कितना, 50 गुणे 100। क्या होगा, 0 से 0 काट दीजिए, 5 से 50 काटिए, कितना आ जाएगा, 25%। इसका आंसर देखिए, क्या 25 आंसर में है क्या भैया, हम एकदम बिल्कुल जान गए, आपने एकदम सही किया है, एकदम, हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही, हाँ जबरदस्त परफॉर्मेंस है भाई साहब। ये बता दो, एक ये क्वेश्चन बताओ, क्या हो गया, सही तो है कहीं, ठीक है। विलेय अपन विलियन होता है, विलेय आपका 50 ग्राम था, 200 ग्राम, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, एक बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण है। द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता होगी। बताइए, द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता होगी। इसमें क्वेश्चन करके देखिए, इसमें तो बहुत क्लोज ऑप्शन दिया है। ये देखिए दोनों ऑप्शन कितने क्लोज है, हो सकता है इसमें से कोई आंसर हो, क्योंकि इतना क्लोज ऑप्शन देने का मतलब कोई नहीं है। 9.0913 इसमें तो गैप है, बट ये तीनों सारे ऑप्शन जो है क्लोज है, ये भी इसके क्लोज ही है, तो थोड़ा ध्यान से करना होगा। एक बिलियन में पानी 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण है, तो देखिए सीधी सी बात है, 36/320 गुणे 100 करिए, करिए बताइए कितना आंसर आएगा, 36/320 गुणे 100। क्या ऐसे होगा, बिल्कुल नहीं। कैसे होगा, अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो एकदम ध्यान दीजिएगा, ऐसे ये क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि इसमें पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, बिलियन बनाना पड़ेगा, और बिलियन में विलेय प्लस विलायक होता है, तो 320 ग्राम विलायक और 36 ग्राम आपका बिलियन जुड़ेगा, तो हो जाएगा 356 ग्राम होगा। और ये 356 ग्राम हो गया, विलेय आपका कितना है, विलेय आपका 36 ग्राम है, तो 36/356 गुणे 100। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो, 3600/356, जाहिर सी बात है ये 10 से ऊपर जाएगा, यानी ये ऑप्शन आपका हट गया है, और ये 13 का भी नहीं रहेगा, क्योंकि लगभग जो है 10 के करीब है। आइए एक बार देख लेते हैं क्या सही आंसर होगा इसका, 3600
356। इसका सही आंसर 10.11, सही आंसर इसका आया है 10.11। आप भी एक बार देख लीजिएगा, 10.11 इसका सही आंसर है, आंसर में है। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। चलिए कुछ नहीं, लोग बटे जरूर थे लेकिन बाद में सबके आंसर आने लगे, वाह वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन बताइए। हाँ, तरंगदैर्घ्य किस में सर्वाधिक लंबी होगी? ये हर्ट्ज दिया है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है। हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? आवृत्ति का। हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है। और यहां पे याद रखिएगा कि जो आवृत्ति होती है वो तरंगदैर्घ्य के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर आवृत्ति ज्यादा होगी तो तरंगदैर्घ्य कम होगा, अगर तरंगदैर्घ्य कम होगा, आवृत्ति कम होगी तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा? तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा? ज्यादा होगा। पूछा है सर्वाधिक लंबी, तो सबसे कम आवृत्ति की तरंगदैर्घ्य कौन सी है? सबसे कम आवृत्ति की तरंगदैर्घ्य कौन सी है? बिल्कुल 100, 111 भैया, एकदम 100 यही होगा। जिसकी आवृत्ति सबसे कम उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, बिल्कुल। ये देखिए, लिखा है 500 हर्ट्ज आवृत्ति का स्रोत। अब देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी कितना दे दिया है? 500 हर्ट्ज। ये क्वेश्चन करके दिखाइए। कह रहा है कि स्रोत तरंगदैर्घ्य भी दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है 0.4 मीटर। तरंगदैर्घ्य को 600 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा? बहुत बढ़िया। आवृत्ति दिया हुआ है और इसमें दूरी की भी बात किया हुआ है, कितना? 600 मीटर। आपसे ये पूछा है कितना समय लगेगा। आंसर दिया हुआ है 963 और एक साथ लास्ट आंसर है आपका। बताइए इसमें सही क्या होगा? 500 हर्ट्ज के बाद दिया हुआ है। बताइए सही क्या होगा इसमें? देखिए क्वेश्चन पूछा है 500 हर्ट्ज आवृत्ति का एक स्रोत 0.4 मीटर तरंगदैर्घ्य की तरंगे उत्पन्न करता है, तो तरंग का पहले वेग निकाले। v बराबर n लेमडा होगा। यहां से अगर हम आवृत्ति 500, एक मिनट क्वेश्चन पढ़िए थोड़ा सा। 500 हर्ट्ज आवृत्ति की स्रोत का 0.4 मीटर, देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करिए क्या होगा। इसमें क्या दिया है? 500 हर्ट्ज दिया है, यानी एक सेकंड में यह तरंग जो है 500 साइकिल करता है, 500 साइकिल घूमता है, और तरंगदैर्घ्य दिया है 0.4 मीटर। फिर कह रहा है, तो देखिए यहां पे अगर आपको चाल निकालनी हो तो v बराबर f इंटू लेमडा होता है। v बराबर f इंटू लेमडा क्या होता है? चाल होता है, आप जानते हैं। तो यहां से चाल निकाल लीजिए और दूरी दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार ट्राई करते हैं हम लोग। आइए देखिए, तो v कितना निकलेगा? f आपका कितना है? 500 प्रति सेकेंड, और आपका लेमडा कितना है? 0.4 मीटर। कितना होगा? 5 चौको 20 और 2 जीरो और एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। आपका इतना मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, 200 मीटर पर सेकेंड, ये आपका चाल आ गया। अब अगर आपसे दूरी की बात कर रहा है, कितना दूरी चलना है? 600।
तो आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, और यहां से आप समय निकाल लीजिए, टाइम बराबर दूरी कितना है 600 मीटर, और डिवाइड किससे करना है 200 से। तो आप अगर जीरो काट दें तो क्या आ जाएगा 3 सेकंड। मुझे लग रहा था कि एक डेटा इसमें मिस है, लेकिन मिसिंग नहीं है। बिल्कुल, एक बार फिर से समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में पहले आपको चाल निकालना था। चाल अगर नहीं निकालते तो दूरी के साथ हम रिलेशन नहीं बना पाते, तो चाल निकालना पड़ा। v बराबर एफ इंटू लेमडा से, एफ फ्रीक्वेंसी है, लेमडा तरंगदैर्घ्य है, और v आपका क्या है, चाल है। तो v यहां से f जो था फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में यानी प्रति सेकंड दिया था, लेमडा आपको दिया था जी, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो उसके बाद से हमने v निकाला, और उसके बाद से दूरी से हम क्या कर दिए, रिलेशन जो दूरी का होता है d बराबर s इंटू टी या v इंटू टी, उसी को हम इस्तेमाल करके क्वेश्चन को कर लिए। चलिए, ये एक आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए। किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को क्या कहते हैं? बताइए इसमें क्या कहते हैं, ध्यान से बताइए। एकदम आसान सवाल है। किसी माध्यम में घनत्व के घनत्व नहीं होगा, तरंग होना चाहिए था यहां पे। तरंग के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय क्या है? तो समय को समय काल कहते हैं, ठीक ना। आवर्त काल या समय काल कहते हैं, टाइम पीरियड कहलाता है, आवर्त काल कहते हैं। इसको कैपिटल टी से दर्शाते हैं। देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं ना, तो दो तरह की चीजें आती हैं। जैसे एक तरंग हम ले लें, अनुप्रस्थ तरंग ले लें, तो अनुप्रस्थ तरंग अगर ऐसे चल रही है तो इसको हम श्रृंग बोलते हैं, और इसको हम गर्त बोलते हैं। और ये तरंग माध्यम के संचरण से लंबवत चलती है। ये तरंग माध्यम के संचरण से किस दिशा में चलती है? लंबवत चलती है। तो जाहिर सी बात है, ये आपका समय हो गया, और ये आपकी, हाँ, यहाँ पे विस्थापन ले लेंगे। अब दूसरी बात यहाँ पे होगी, विस्थापन ले लेंगे तो ये जो है आपका, इसको हम लोग आयाम बोलते हैं, और आयाम जो है ऊपर प्लस ए नीचे माइनस ए, ये आयाम बोला जाता है, ठीक ना। माध्यम में एक तरफ के अधिकतम विस्थापन को आयाम बोलते हैं। अगर एक और तरंग होती यहाँ पे, तो श्रृंग से श्रृंग तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। श्रृंग से श्रृंग तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। गर्त से गर्त तक की दूरी को भी हम तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। और एक सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो ये सारी चीजों को अगर हम लिख लें, सोच लें, समझ लें, तो यहां से आपका कॉन्सेप्ट बन जाता है। चलिए, कुछ क्वेश्चंस और हैं। उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे एमडी क्लासेज के इस जो नई जो आरपीएल के सेशन को। थोड़ा ये क्वेश्चन देखिए, इस पे आपका देखिए बल्ला कैसे घूमता है। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच में क्या आदान प्रदान किया जाता है? आयन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, मॉलिक्यूल या परमाणु? परमाणु को एटम कहते हैं। क्या? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एकदम, इसका सही जवाब जो होगा, देखिए हमेशा याद रखिएगा, जैसे NS, हाँ, कोई भी अभिक्रिया हो, जैसे मान लो H2O ही हो, यही अभिक्रिया अगर हो रही है, ऐसे समझ लो HCl है, तो HCl टूटेगा तो ऐसे टूटेगा, और अगर NaOH टूटेगा तो ऐसे टूटेगा। तो ये क्या है? आयन है ना, आयन है। आयन क्या होते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अगर त्याग दिए तो धनायन और ग्रहण कर लिए तो ऋणायन।
तो यहाँ पे क्या होगा, आयनों का विनिमय होगा, आयनों का विनिमय होगा। तो यहां से आप समझ सकते हैं यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, आयन। दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान आयनों का ही क्या होता है, विनिमय होता है। ये क्वेश्चन डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु हवाई अड्डों में, हवाई अड्डे पे भी किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग से तो चिमनी उमनी के प्रदूषण या मशीन वशीनों के, जैसे घड़ी है, घड़ी उड़ी को साफ किया जाता है। ध्वनि तरंग, एक्सरे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग, यांत्रिकी, इसमें क्या सही जवाब होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे वाह, मजा आ गया देख के, बहुत सही, एकदम। एक्सरे, एक्सरे की खोज जो थी वो रांजन ने की थी, रोंटजन भी लोग बोलते हैं इनको जी। रांजन भी बोलते। जी जी, चलिए अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा। इंफ्रारेड किरणें क्या हैं? अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, यांत्रिक तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपसे हमने कहा था कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनको हम कहते हैं, इनके बारे में मैंने आपसे कहा था, यज्ञ बीमर मैंने बताया था। गामा, एक्स, अल्ट्रा विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंफ्रारेड। इनको हम लोग कहते हैं माइक्रो, इनको कहते हैं रेडियो, इनको कहते हैं दृश्य तरंगे, विजिबल, विजिबल, इनको कहते हैं पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट। इसको कहते हैं एक्स किरणें। एक्स किरणें कहते हैं जी। इस तरह से आज का ये सेशन समाप्त होता है। पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने झूम के एंजॉय किया होगा। बताइए कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए? एकदम ईमानदारी से, वाह, गुड। चलिए बहुत बढ़िया है। इसी तरह से आज का सेशन ये समाप्त करते हैं। फिर अगले दिन अलग कलेवर, अलग तेवर, अलग ऊर्जा के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। इसी के साथ एमडी क्लासेस पे पूरे परिवार की तरफ से आप लोगों का ऐसे ही मोस्ट वेलकम। ऐसे धूम मचाते रहिए, धमाल मचाते रहिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।